नमस्कार। मेरा नाम अनूप भार्गव है और प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सबका कलम सीरीज के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में एक जिन्हें बोलना चाहिए बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती अंशु हर्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। अंशु हर्ष जी का मैं संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। आप एक फिल्म निर्देशिका हैं, पटकथा संवाद लिखे हैं आपने, एक बहुत ही संवेदनशील कवयित्री हैं, जिनका एक काव्य संग्रह शब्दों का समंदर प्रकाशित हो चुका है, जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। आपने सैकड़ों अलग-अलग विषयों पर निबंध लिखे हैं, लेख लिखे हैं, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप जयपुर से निकलने वाली एक पत्रिका सिंपली जयपुर की प्रकाशक और संपादिका हैं। आप एक दूसरी पत्रिका भी जो जयपुर से निकलती है, उसका भी आप संपादन करती हैं। तो आप इस छोटे से परिचय के साथ और एक छोटी सी कविता जो उनकी मैंने हाल ही में पढ़ी, उनके संग्रह शब्दों का समंदर, उसकी जो शीर्षक कविता है कि खामोशी में है शब्दों का समंदर, जब कभी खामोश रहती हूं उस समंदर में डूबकर मन के जाल में कई शब्दों को पकड़ लाती हूं। शब्द कुछ जाने अनजाने, कुछ अपने कुछ बेगाने, कहीं जोड़कर कहीं तोड़कर, कुछ अनुभव और कुछ हसरतें, नई रचना बनाकर आती हूं जब कभी खामोश रहती हूं। तो इस खामोशी में शब्दों के समंदर को ढूंढने वाली अंशु हर्ष जी का मैं स्वागत करता हूं और उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच आएं और शुरू में हमसे कुछ कहें और फिर हम उनसे एक बेहद अनौपचारिक बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। स्वागत है अंशु जी आपका। अंशु जी। अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। इतना सुंदर परिचय आपने मेरा दिया, बहुत धन्यवाद उसके लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रभा खेतान फाउंडेशन का कि मुझे आप सभी लोगों से रूबरू होने का जो आज मौका मिला है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करती हूँ। और आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि नए लोगों को नई कविताएं सुनाने में जो मजा एक कवि को आता है, वो एक कवि से बढ़कर और कौन समझ सकता है और कौन जान पाता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन का जो कलम सीरीज है, अपनी भाषा अपने लोगों की जो बात है, वो बहुत ही एक खूबसूरत अभिव्यक्ति है सभी के लिए जो लोग इससे जुड़े हैं। तो उन इस कलम के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ, फाउंडेशन को और कलम सीरीज को। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रही हैं, ये कार्यक्रम हम लोग न्यूयॉर्क से कर रहे हैं, तो हमारे बीच में न्यूयॉर्क से और आसपास के शहरों से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग अपनी मिट्टी से दूर हैं, तो जब हमें अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका मिलता है, किसी ऐसे व्यक्ति से जो हमारे देश में बैठा हो, आपके पीछे हवा महल हमें दिख रहा है, तो उसको देखकर ही एक अजीब सी प्रसन्नता हो रही है और हम महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम खुद जयपुर में हों। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तो अंशु जी, इसको हम बिल्कुल अनौपचारिक रूप से रखेंगे, एक बातचीत हो रही है और हमारे श्रोता भी जो हमारे बीच में हैं, वो उन्हें भी हम अवसर देंगे कि वो भी आपसे सवाल कर सकें और फिर उसके बाद हम आपकी अंत में आपकी कविताएं तो सुनना चाहेंगे ही। तो इनके साथ हम शुरू करते हैं आपके आपके सफर के बारे में। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ से हैं, वो आपकी पृष्ठभूमि में साफ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन हम आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहेंगे और कुछ बताइए हमें बचपन के बारे में कि आप कहाँ बड़ी हुईं, कैसे बड़ी हुईं, क्या-क्या बातें आपको बचपन की याद हैं
और ऐसी बातें जिन्होंने आपके व्यक्तित्व को बनाने में एक सार्थक योगदान दिया। तो ऐसी बातों को याद करते हुए हम बातचीत को शुरू करना चाहेंगे। जी। अ, बहुत ही सुंदर आपका सवाल है, क्योंकि जब भी हम बचपन की बात करते हैं तो एक खूबसूरत एक चुलबुलापन हमारे अंदर कहीं झलकने लग जाता है। और मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो मेरा जन्म बिल्कुल इस जो खूबसूरत धरोहर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी गुलाबी नगरी में मेरा जन्म हुआ है। वैसे मैं प्रॉपरली मेडता सिटी जोधपुर की तरफ की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे फादर क्योंकि पुलिस ऑफिसर रहे तो उस वक़्त वो जयपुर में थे और मेरा जन्म जयपुर में हुआ। और बचपन हर 2 साल, 3 साल, कभी 6 महीने में उनकी ट्रांसफ़र के साथ मेरी जगह बदल जाती थी। मेरी स्कूल बदल जाती थी, मेरे साथ के दोस्त बदल जाते थे, मेरा पड़ोसी बदल जाता था। तो उस वक़्त मुझे बहुत कोफ्त होती थी इस बदलाव से, क्योंकि फिर एक नए माहौल में एडजस्ट करने में बहुत थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती थी। कहीं अच्छे लोग मिलते थे, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक बच्चे के साथ जिस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, जो व्यक्तित्व की बात आपने पूछी, तो वही सारी चीज़ें मेरे व्यक्तित्व में अब मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। जो बदलाव मैंने हर पल देखे, हर दिन देखे, हर साल देखे, वो मुझे लिखने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो मेरे जीवन की जो परिस्थितियाँ आती रहती हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, जो जीवन चलता रहता है, उनको हैंडल करने में वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और जिस तरह से एक पुलिस ऑफिसर मतलब सिटी की सेवा में या देश की सेवा में जिस तरह से रहते हैं, क्योंकि 2-3 जगह ऐसी भी रही मेरे साथ कि जहाँ पर कर्फ्यू लगते थे। और कनेक्टिविटी की बात करें तो आज की तरह की कनेक्टिविटी वैसी नहीं होती थी। जी, जी। तो वायरलेस के थ्रू मैसेजेस आते थे और एक घबराहट सी होती थी। लेकिन हम अपनी मम्मी को देखते थे तो वो बहुत काम, एकदम कूल और काम रहती थी। वो कोई भी चीज़ से, शहर में दंगे हो रहे हैं, मेरे पापा बाहर हैं, लेकिन घर में उन्होंने एटमॉस्फेयर इतना शांति और सुकून भरा कर रखा है, कभी वो बेचैन होते हुए हमने उनको नहीं देखा। तो एक जो सहजता हमने उनसे सीखी, वो बहुत ही मतलब मैं आज भी उस चीज़ को हमेशा याद करती हूँ। और मैं जी, आज भी जी, उस चीज़ को फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन सहज रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जी, जी। तो चलिए अब हम आते हैं जो आपका जो विविध आयाम है आपके आपके व्यक्तित्व के, आपके परिचय के, तो उसमें जो सबसे पहली बात उभर के आती है वो आपका है कवयित्री होना। आपने बहुत खूबसूरत कविताएँ लिखी हैं, मैंने आपका पूरा जो आपने मुझे संग्रह भेजा था शब्दों का समंदर, उसकी मैंने लगभग सभी कविताएँ पढ़ी हैं और एक बहुत ही सरल, सहज अनुभूति मुझे उनमें दिखाई दी। उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कविताओं का कोई व्याकरण की भी आपने विशेष चिंता नहीं करी है। मुक्त छंद में आपने अपनी बातों को बड़े सरलता से आपने अभिव्यक्त किया है। तो ये जो कविता के बारे में जो आपका जो सोच है और आपकी जो लिखने की जो रुचि है, उसके बारे में कुछ बताइए कि वो कब से शुरू हुई और उसमें किन बातों का योगदान रहा और थोड़ा-सा उसके बारे में हमें बताइए? पढ़ने का शौक मुझे बचपन से था। किताबें, कॉमिक्स पढ़ना, चंपक मतलब जो-जो किताबें मेरे जीवन में आती रही, चंपक, नंदन, चंदा मामा, ट्विंकल, उस ज़माने की, आज से 30-40 साल पहले की जो किताबें थी, बाल रंग, सुमन, सौरभ, मैं हर किताब को मैंने बहुत उससे पढ़ा और पढ़ती रहती थी, कॉमिक्स पढ़ती थी, सीरीज़ पढ़ती थी। फिर जब बड़ी हुई तो मैगज़ीन्स पढ़ने का शौक हुआ। पढ़ने का ज़्यादा शौक था, लिखने के लिए मैंने कभी कोशिश नहीं की थी, लेकिन 2008 में ये बदलाव मेरे जीवन में आया कि एक लेख मैंने लिखा और किसी अखबार ने मुझे सम्मानित कर दिया। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि एक गृहिणी, क्योंकि 2000 में मेरी शादी हो गई थी और 2008 में एक ऐसे ही अखबार में देख के लेख लिख दिया और विजेता घोषित हो जाना एक गृहिणी के लिए शायद बहुत ही इंस्पायर करने वाला चीज़ हो जाती है। बस उस पल से मैंने सोचा कि अब कुछ लिखना शुरू करना चाहिए। तब मैंने लिखना शुरू किया और फिर फ्रीलांस राइटिंग में अखबारों के लिए करने लगी। इसमें बड़े अखबारों में सभी जगह मैंने लिखा, फिर मैगज़ीन्स के लिए लिखने लगी। तो इस तरह से ये लिखने की जर्नी शुरू हुई और फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना मैंने, या कविताएँ लिखना शुरू किया।
तो जो सहज भाव, जैसे आपने जो जिस कविता से शुरू किया कि आसपास के एटमॉस्फेयर को देखकर, ऑब्जर्व करके मैंने कुछ लिखना शुरू किया। तो बस वो सादगी, सरलता जो आसपास नज़र आती थी, उन्हीं को अपनी पंक्तियों में पिरो देती थी। तो इस तरह से कविता लेखन बहुत की शुरुआत हुई। बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे। और इसका अंग्रेजी में भी आपने लिखा, आपने इसमें अनुवाद हुआ है इन कुछ कविताओं का? अभी उसका प्रोसेस हो गया है। समंदर नाम से वो किताब आ रही है। ये शब्दों का समंदर है, और जी, समंदर द जी। ओशन एक अभी प्रोसेस में है। वो बहुत जल्द बहुत आप सभी के हाथ में होगी किताब। तो बहुत अच्छे, इंग्लिश ट्रांसलेशन उन कविताओं का हुआ है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये आपने किया है या किसी और ने किया है उन कविताओं का? किसी और किसी ने। और ने किया है। क्योंकि कविताओं का अक्सर अनुवाद जो है बहुत ही थोड़ा कठिन काम है एक तरह से। बहुत लंबा समय तो हो गया इस काम को चलते हुए, क्योंकि पहले अनुवाद हुआ वो मुझे सैटिस्फाई नहीं कर पाया, तो फिर से बिल्कुल। उनका अनुवाद हुआ। तो इस प्रोसेस को चलने में ही 3 साल का समय जी, लग जी। गया है। तो जी, जी। क्योंकि कविताओं के भाव को और कविता की लय को, दोनों को बनाए रखते हुए अनुवाद करना एक एक चुनौती है अपने आप में। तो हमें उसकी प्रतीक्षा रहेगी अंग्रेजी अनुवाद की भी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आपके दूसरे जो आपने जो उपलब्धियां रही आपकी, और आपने फ़िल्म बनाई एक क्रमशः नाम से। तो वो भी आपने मुझे लिंक भेजा था, और वो लघु कथा है बहुत छोटी-सी, 15-20 मिनट की करीब। जी। तो वो मैंने देखी, और बड़ी मन को छूती हुई एक स्त्री की मन की भावनाओं को एक बहुत ही सहज रूप में, एक सशक्त रूप में आपने अनुभूति दी है, एक अभिव्यक्ति दी है उसकी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, उससे जुड़े हुए अनुभवों के बारे में, कि कैसे आपको उसके बनाने की प्रेरणा मिली और उसके बारे में? फ़िल्म बनाने की प्रेरणा मुझे मिली, जैसे फ़िल्म फेस्टिवल भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके जी, जी। फाउंडर मैं और मेरे हस्बैंड हैं। तो फ़िल्म फेस्टिवल के लिए काम करते-करते ऐसे ही, क्योंकि लेखक भी हूँ, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का या कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा मन में एक जज़्बा रहता है। तो एक कहानी लिखी थी एक राइटर के लिए, और आपने अगर जैसे फ़िल्म देखी है तो देखा होगा जी, कि ऑटोबायोग्राफ़ी की उसमें बात की। जी, और जी। उससे कुछ समय पहले मैं किसी प्रोग्राम में थी, और ऑटोबायोग्राफी ही उस प्रोग्राम में लॉन्च हो रही थी। तो एक महिला ने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करी थी। तो एक सवाल मेरे मन में आया वहाँ से कि क्या एक महिला जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती है, तो वो क्या उसमें सच लिख पाती है? नहीं लिखती। तो बस इसी थॉट को लेकर मुश्किल मुश्किल काम है ज़रा। तो बस इसी थॉट को लेकर ये फ़िल्म मैंने बनाई, क्योंकि इसमें कुछ पंक्तियाँ हैं कि मैं जब अपनी कहानी लिखूँगी, उसमें अपने जीवन का हर सच लिखूँगी। वो जी, जी। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, और उसको मैंने पर्दे पे उतारने की कोशिश करी। तो इस तरह से ये फ़िल्म क्रमशः टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि इसका जो थीम है वो इसी तरह है कि ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी, और मैं जब मेरे जाने के बाद उसको पढ़ा भी जाएगा, तो मैं हर उस आँख में नज़र आऊँगी, हर उस मुस्कान में नज़र आऊँगी जो मेरे जीवन से जुड़ी है। इसीलिए इसका नाम मैंने टू बी कंटिन्यूड दिया, कि मेरे जीवन की कहानी चलती रहेगी। कहानी खत्म नहीं हुई है अभी। जी। और जैसा आपने कहा कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में सच्चाई बनाए रखना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। तो और अपने जीते जी उसको लिखना एक एक बहुत ही हिम्मत का काम है। तो उसके लिए भी हम आपको बधाई देना चाहेंगे। और जी। तो चलिए अब फ़िल्मों की बात हुई, तो आप मुझे मालूम है कई बरसों से आप जयपुर में फ़िल्म फेस्टिवल करवा रही हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो कैसे शुरू हुआ, और उसमें किस तरह की चुनौतियाँ आपको रहीं शुरू में? और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आजकल, विशेषकर लघु कथाओं का जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स हैं, उसके प्रति बहुत ही रुचि बढ़ती जा रही है। आप यूट्यूब पर जाइए तो मेरा तो अक्सर ये अच्छा पास टाइम रहता है कि जब थोड़ा समय होता है मुझे, तो मैं अक्सर शॉर्ट फिल्म्स की इसमें खोज करता हूँ, और बहुत अच्छी लघु कथाएं, शॉर्ट फिल्म्स उसमें देखने को मिलती हैं। तो उसके बारे में कुछ अपना अनुभव बताइए कि किस तरह की चुनौतियां रहीं, और आगे आपके बारे उसके बारे में क्या विचार हैं?
बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहूँगी कि फ़िल्म फेस्टिवल शुरू कैसे किया गया। जी, जी, तो जी। जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ, तो कुछ फ़िल्में देख के मेरे जीवन में बदलाव आए। जब मेरे लाइफ़ के टर्निंग पॉइंट्स थे, उनमें कुछ फ़िल्मों का योगदान रहा। उसमें थ्री इडियट्स बहुत एक अहम फ़िल्म मेरे जीवन की रही है, क्योंकि सन 2000 में मेरी शादी हुई थी, तब तक मेरी कॉलेज एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। मारवाड़ी जी, परिवार, हालाँकि पढ़े-लिखे परिवार होते थे, लेकिन फिर भी एक बच्चे की ज़िम्मेदारी को पूरा करने के हिसाब से मेरी शादी हो गई, और कुछ करने का जज़्बा था, लेकिन एक रिबेलियस थॉट कभी नहीं आया। तो जैसे लाइफ़ चल रही थी, वैसे चल रही थी, और जब मैंने थ्री इडियट्स देखी, तब उसमें एक टैगलाइन जो थी कि काबिल बनो तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। उससे पहले मेरे जो विचार चलते थे वो ये थे कि मेरे पास सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसमें भी नंबर बहुत अच्छे नहीं है। लाइफ में क्या किया जा सकता है, और मुझे ये था कि पहला कुछ करना है, टर्म 1 जो होती है, पहला डॉक्टर बन चुका, पहला ये बन चुका, पहला वो बन चुका, अब पहला क्या किया जाए? तो वो पहला मेरे जीवन में मेरी मैगज़ीन आई कि दिस इज़ फर्स्ट बाइलिंगुअल मैगज़ीन ऑफ जी, राजस्थान। तो जी, वो टर्म मैंने उस मैगज़ीन के माध्यम से अपनी लाइफ़ में पूरी करी। तो जो टास्क मैं लेती रही, वो यही थे कि मेरी में काबिलियत जो है, मैं पहचानती हूँ उनको, और मेरी फैमिली भी सपोर्टिव रही, मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव रहे। तो मैं उन चीज़ों को करती रही कि अब ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई डिग्री हो तो ही आप कुछ कर पाएँगे। तो उस तरह का जज़्बा लेकर मैं फ़िल्मों से बहुत अट्रैक्ट हुई। तो एक थॉट ये भी आया कि जो समाज है, समाज और फ़िल्में एक-दूसरे की पूरक हैं। हाँ, आईना जी, है वो। जो बदलाव हम आज समाज में देख रहे हैं, नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों एस्पेक्ट्स में, जी, वो फ़िल्मों के माध्यम से आते हैं। हम पुराने सिनेमा को अगर देखें, तो वो सामाजिक सरोकारों का सिनेमा होता था, जहाँ जी, पर हम रीमैरेजेस की बात देखते थे, जहाँ पर हम एक चेंजेस की बात देखते थे, जहाँ पर जो महिलाओं में आप बदलाव देखते हैं, वो भी आपने फ़िल्मों से ही समाज ने अडॉप्ट किए, और इस तरह से आगे भी बढ़े हैं हम लोग। तो बस यही थॉट था कि समाज को सिनेमा चाहिए और सिनेमा को समाज चाहिए। और बिल्कुल। दूसरा कि राजस्थान में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी सिनेमा सिर्फ़ इतना ही पता है कि फ़िल्मी हीरो बनना है। उसके पीछे जो एक तकनीक होती है, उसके पीछे की एक जो स्टडीज़ होती हैं, पढ़ाई होती है, राजस्थान के स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें नहीं मालूम। जी, तो जी, उन लोगों को वो टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, उस स्टडीज़ के बारे में पता चले, नहीं तो सिर्फ़ डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या कुछ इस तरह के ही फिक्स सेटिंग है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे देते हैं, कि नहीं तुम्हें यही बनना है, एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लाइफ़ अच्छे से चलेगी। लेकिन सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो इसलिए एक जी। बच्चों को भी प्लेटफ़ॉर्म देने के हिसाब से ये फेस्टिवल की शुरुआत हुई। नहीं, और एक बहुत ही सार्थक कदम है ये। मैं कहूँगा कि जयपुर कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि वो विश्व के नक्शे पर उभर सके। लेकिन आपका जो प्रयास है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो प्रयास रहा, उसने निश्चित रूप से जयपुर को, मैं कहूँगा कि पूरे विश्व के नक्शे पर एक ला के खड़ा कर दिया है, और उसमें आपका योगदान रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। तो जब आपने बात कही फ़िल्मों की, तो मैं एक टिप्पणी मैं यहाँ करना चाहूँगा कि मैं भी फ़िल्में बहुत देखता हूँ और बचपन से देखता आया हूँ। तो एक गोल्डन पीरियड रहा हम लोगों का, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में थोड़ा-सा एक हम लोग भटक से गए थे। जो 70 के दशक में, 80 के दशक में जो फ़िल्में आईं, वो जो सच्चाई थी उससे बहुत दूर हट गई थी। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अब जो फ़िल्में आ रही हैं आज के समय में, तो खराब फ़िल्में तो अभी भी आती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हैं, लेकिन एक एक अच्छा दौर शुरू हुआ है अच्छी फ़िल्मों का, और जो कि समाज से, सच्चाई से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, और बहुत जिसको बोलना चाहिए साहसिक प्रयास हुए हैं फ़िल्मों को लाने में। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि आजकल मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि आजकल हिंदी फ़िल्मों का जिसको कहना चाहिए रेनेसाँ पीरियड चल रहा है। एक नए प्रयोग हो रहे हैं, और नए प्रयोग की फ़िल्में सफल भी हो रही हैं।
तो उसके बारे में आप कहना चाहेंगी, और आपका जो फेस्टिवल है उस वो उसमें किस तरह से योगदान दे रहा है? बिल्कुल, आजकल जो सिनेमा बन रहा है, जो चेंजेस सिनेमा में आए हैं, जो सिंप्लिसिटी वापस से सिनेमा में लौट कर आई है, जी, वो फेस्टिवल्स का ही एक, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिवल्स ने उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट भी किया है और प्लेटफ़ॉर्म पे दिया है। क्योंकि बिल्कुल, फेस्टिवल्स में ही इस तरह की फ़िल्म्स ट्रैवल करती हैं, जिन्हें हम नॉर्मल सिनेमा में नहीं देख पाते नहीं हैं। आ पाते हैं। जी, कम बजट में भी बनती हैं, अच्छी कहानियाँ बनती हैं, जिन्हें हम कमर्शियल सिनेमा नहीं कहते, जो एक साधारण सी भाषा में जिसे हम ऑफ बीट सिनेमा कहते हैं। जी, जी, उस तरह की कहानियाँ आ रही हैं और फ़िल्में भी बन रही हैं, जो कि साहित्य से जुड़ी हैं, जो एक पुराना दौर हुआ करता था, सत्यजीत रे का दौर हुआ करता था। जी, इस जी, तरह की जी, कहानियाँ बनती थी, जो समाज जी, से जुड़ी होती थी, जो साहित्य से जुड़ी होती थी। वो जी, जी, सिनेमा फिर से बना है, पिछले कुछ सालों में ये बदलाव आया है। हम जी, कड़वी हवा की बात करें, संजय मिश्रा की बात करें, जी, संजय मिश्रा ने बिल्कुल। उसमें बहुत ही जो किरदार निभाया, जिस तरह से जी, उनकी एक्टिंग थी, वो कहानी थी, वो जी, बहुत ही दिल को छू जाने वाली थी। तो इस तरह का सिनेमा मसान है, पाश जो एक फ़िल्म आई है, पूरा गुजरात और जी, जी, राजस्थान की शूटिंग है उसकी। जी, तो जी, जी, जहाँ पर उन्होंने मुद्दों को भी उठाया है और जहाँ पर उनकी एक्टिंग वाइज़ अगर हम देखें तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन है। और फेस्टिवल्स की इसमें बहुत भूमिका है, क्योंकि लोगों को भी ये पता है कि फेस्टिवल्स में इस तरह का सिनेमा दिखेगा और फ़िल्म बनाने वालों को भी पता है कि ये भी हमें देश दुनिया में सिर्फ़ फेस्टिवल्स के माध्यम से ही फ़िल्मों को ट्रैवल करवाना है। उसमें शॉर्ट फ़िल्म्स भी हैं, उसमें फीचर फ़िल्म्स भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत ही मैं कहूँगा कि एक सार्थक कदम है कि आपने जो समानांतर सिनेमा है, जो एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म्स हैं, जिन्हें कमर्शियल स्पेस नहीं मिल पाती है, उन्हें आपने बढ़ाने में मदद दी है। जी। तो अ, चलिए अब हम चलते हैं आपकी पत्रिका जो आप निकाल रही हैं, जो सिंपली जयपुर के नाम से। तो उसके भी मैंने कुछ अंक मैंने इंटरनेट पर ही देखे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात कर रही हैं आप कि जो अच्छा हो रहा है शहर में, और एक तरह से जिसको बोलना चाहिए कल्चरल प्लेटफ़ॉर्म आप दे रही हैं उसको, शहर में अच्छी जिस क्षेत्र में भी जो अच्छी बातें हो रही हैं, उनको सामने लाने में आपने जो एक अहम भूमिका अदा की है, उसके बारे में कुछ पत्रिका के बारे में अपना अनुभव बताइए हमें? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि लिखने के शौक ने मुझे इस किताब की शुरुआत शुरुआत जो दौर था 2012 मार्च में ये शुरू हुई थी किताब, और कुछ पहला करने की जो चाहत थी, तो दिस इज़ फर्स्ट बाइलिंगुअल मैगज़ीन ऑफ राजस्थान और प्रेस फॉर प्रोग्रेस की तर्ज पे हमने काम करना शुरू किया था कि हमें प्रोग्रेसिव चीज़ें दिखानी है। बाकी दूसरा काम करने के लिए दूसरा मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। कल्चरली अपनी जगह को, अपने लोगों को, चाहे वो दुनिया के देश के किसी भी कोने में हो, उनको एक जगह पर लाके कि हाँ, वो क्या कर रहे हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सामने लाना है, जिससे कि आने वाली जनरेशन भी उसे पढ़ सके, देख सके और उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सके। तो जो हमारी कवर पेज पर्सनैलिटीज़ रहती हैं, जो तो वो कहीं न कहीं उनकी रूट्स राजस्थान से जुड़ी होती हैं और उनकी जीवन की कहानी होती है, क्योंकि उसमें जो कहानी लिखी जाती है, वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होती है और एक सफल इंसान जब अपनी असफलता की बात करता है, तो देखने वाले के लिए वो प्रेरणा बन जाता है कि अच्छा, बिल्कुल। आज इस मुकाम पे है, लेकिन कल तो वो एकदम पहले तो ज़ीरो पर ही था ना, कदम बढ़ाना शुरू किया तो कहीं पहुँचा। तो इस तरह का थॉट लेकर इस मैगज़ीन की शुरुआत हुई और इसी की तर्ज पर हम चल रहे हैं। अब मार्च में इसको 9 साल पूरे हो जाएँगे। तो प्रेस फॉर प्रोग्रेस का मोटो लेकर हमारा काम होता है। तो वो भी मैं कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी की ही एक तरह से हकीकत है कि जिस तरह से आपने खुद एक, जैसे आपने कहा कि एक मारवाड़ी, टिपिकल मारवाड़ी फैमिली जो कि अक्सर, मैं जनरलाइज़ेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी कंज़र्वेटिव फैमिलीज़ हुआ करती हैं। तो उसमें से आपने निकल के जिस तरह से आपने नए मुकाम आपने हासिल किए हैं, नई दिशाएँ आपने तलाश की हैं, फ़िल्मों को बनाना, पत्रिका को शुरू करना, कविताएँ लिखना, तो वो खुद अपने आप में मैं कहूँगा कि उसकी एक मिसाल है। और ये जो पत्रिका जो आप बात कर रही हैं, वो भी मैं कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का ही एक तरह से प्रतिबिंब कहना चाहूँगा। कि जो प्रतिभाएँ उभर के नहीं आ पाती हैं, जिन्हें स्थान नहीं मिल पाता है, उन्हें आपने अपनी पत्रिका के कवर पेज पे लाकर
एक तरह से उन्हें रेखांकित किया है। तो उसके लिए भी मैं बधाई की पात्र हैं आप। और अ, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो हुई जो आपने अब तक जो हासिल किया है, लेकिन अभी तो आपको बहुत मंजिलें तय करनी हैं और आपने इतनी कम अवस्था में ये जो मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे कि आगे आपके क्या विचार हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं, जिन सपनों को आप पूरा करना चाहेंगी, एक मूर्त रूप देना चाहेंगी, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी, लेखक एक लेखक के रूप में मैं अपने आप को ज़्यादा मतलब मैं जो सपना देखती हूँ एक लेखक, बड़े लेखक के रूप में अपने आप को हमेशा देखती हूँ। ठीक है, मैगज़ीन है, बिज़नेस, वो एक बिज़नेस का पार्ट हो गया। मैं जैसे एज़ अ मीडिया एंटरप्रेन्योर अपने आप को मैं मानती हूँ कि वो मेरे एक रोज़गारी का माध्यम है। फ़िल्म फेस्टिवल है, वहाँ पे भी कमर्शियल एंगल कुछ होता है, कुछ सोशल कंसर्न भी होते हैं। लेकिन एक पर्सनल जो मेरी फीलिंग है एक लेखक होने के लिए, वहाँ मैं अपने आप को एक बहुत बड़े मंच पर देखना चाहती हूँ, क्योंकि अ, फिर मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ जहाँ पर, क्योंकि उस जगह से हूँ जहाँ की मीराबाई थी। तो जो उन्होंने लिखा, तो हमेशा मैं उनसे एक आशीर्वाद मैं माँगती हूँ अपने लिए कि आपने जो लिखा वो जिस तरह से विश्व विख्यात हुआ, उसका एक छोटा-सा अंश मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं भी थोड़ी-सी ख्याति मैं भी अर्जित कर सकूँ। तो वो मेरी फीलिंग हमेशा रहती है। तो आपने तो मीराबाई की बात की, मैं आपका एक साक्षात्कार देख रहा था जिसमें आपने अमृता प्रीतम जी के बारे में भी बातचीत की है, तो वो भी शायद एक तरह से आपका आदर्श स्रोत रही हैं। तो अमृता जी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगी? बिल्कुल, ये मीरा हुई, अमृता हुई, ये अमृता जी की एक पंक्ति है, अगर आपको ध्यान हो कि जहाँ कहीं आज़ाद रूह की झलक पड़े तो समझ लेना वही मेरा घर है। तो क्या मीरा बात है! की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत पुरानी बात है, और अमृता की बात करूँ तो आज के दौर की बात है, लेकिन वो दोनों आज़ाद रूहें थी अपने हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्पिरेशन मेरे लिए दोनों हैं, और अमृता को मैं पढ़ती हूँ, आज के दौर की कवयित्री वो रही हैं, और हम लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको पढ़ के इंस्पिरेशन लेते हैं, कविताएँ जो लिखते हैं, सीखते हैं, वो कहीं न कहीं वो प्रेरणा मेरी बिल्कुल है, क्योंकि एक स्वतंत्र विचार है जो स्वच्छंद नहीं है। तो मीरा की भी बात करूँ तो वहीं आ जाती हूँ, और अमृता की बात करूँ तो भी वहीं आ जाती हूँ। तो वही कहूँगा कि अमृता जी भी जो रिबल नेचर जो दिखाई देती है, जो मीरा में थी, वही बात अमृता जी में दिखाई देती है, और उन्होंने भी ज़िंदगी को पूरी तरह से अपनी टर्म्स पे जिया, मतलब बिल्कुल। जैसे-जैसे मीरा ने किया था। तो चलिए, तो नहीं, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और मुझे विश्वास है कि अ, आप जो जो जैसा आपने कहा कि लेखन को एक गंभीरता से लेने का जो आपका प्रयास और अपने आप को स्थापित करने का, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और निश्चित रूप से आपकी और किताबें हमें पढ़ने को मिलेंगी, जी, तो उसकी बात करते हैं। और चलिए अब मैं ज़रा हम लोग कुछ समय के लिए मंच को हम लोग खोलते हैं, और अगर दर्शक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो हम उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे, या उससे पहले अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहें जो मैंने आपसे नहीं पूछी हो, आप करना चाहें, तो पहले हम आपको समय देंगे। नहीं, आप ओपन कर दीजिए जो हम सवाल करते आए। हैं, और फिर आपसे अंत में कविताएँ तो हम सुनेंगे ही, उसके साथ ही हम लोग समाप्ति करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि ये बिल्कुल अनौपचारिक मंच है, तो बस हम लोग चाहेंगे कि एक-एक करके हम लोग आपको मौका दें। तो आप लोग अपना रेज़ हैंड कर सकते हैं, एक तो वो तरीका हो सकता है। एक मुझे गैलेक्सी के नाम से कोई हैं, जिन्होंने अपना हैंड रेज़ किया है, तो वो अगर पूछना चाहें तो अपने आप को आप अनम्यूट करें और आप सवाल पूछें। मनीष भार्गव, हाँ, मनीष पूछना चाहते हैं। तो मनीष, तुम आप अपना अनम्यूट करिए और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ, 1 मिनट मैं आपको हाँ, अब हो गया। नहीं, हाँ, स्वागत है मनीष।
हाँ, धन्यवाद अनु भाई। अंशु जी, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन चल रहा था और मेरे को ऐसा लगा कि शायद हमने जल्दी आपको सुनना बंद कर दिया। तो नहीं, अभी सुनेंगे, अभी फिर से सुनेंगे। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी वो जो यात्रा चल रही थी, तो मेरे को लगा यात्रा के बीच में शायद कुछ पड़ाव आ गया, तो उस बीच में चलिए थोड़ा सा एक वो ब्रेक होता है। तो मैं अभी जयपुर से 3000 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन ये जो आपने पृष्ठभूमि में हवा महल दिखा दिया, तो मैं वापस कहीं अपने आप को वापस कनेक्टिविटी रख रहा हूँ, और अभी 3-4 दिन बाद जयपुर वापस पहुँच जाऊँगा मैं। मेरा ये कहना है कि मैं एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में हूँ, एनआईटी में हूँ मैं, और प्रोफेसर हूँ। और यहाँ मैंने देखा कि आपने जैसा बताया कि आपको मौका मिला शादी के बाद 2008 से, लेकिन यहाँ यूथ मैंने देखा है कि वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ कुछ ना कुछ टैलेंट लेके जरूर आए हुए हैं। यानी कविता, लिटरेरी क्लब और ये सब हैं, लेकिन वो उस चीज को शायद उस लेवल तक या उस स्तर तक नहीं ले जा पा रहे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो एक तो रोकती है, और उनको ये क्या करना चाहिए कि वो इस चीजों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, बोलते हैं, लिखते हैं, और मजा आता है, हम स्टेज पे ही देख लेते हैं, लेकिन किसी तरह से हम उनको ये मोटिवेट नहीं कर पा रहे कि ठीक है, आपने इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर रहे हैं और आप में ये टैलेंट भी है, तो उसको लेके आगे बढ़िए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो रोकती है, और अगर कोई चीज ऐसी है जो इन चीजों को रोकती है, और उससे खत्म करने के लिए या उनको उस चीज से निकालने के लिए यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपको खुद के अलावा जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आप खुद ही ठहर जाते हो कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो जो हमारी अपनी सोच है खुद को रोकने की, कि अगर मैंने ये लिखा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने वो लिखा तो लोग क्या सोचेंगे। तो कई बार जब मैं भी कविताएं लिखती हूँ, कभी तकलीफ लिखती हूँ, दर्द लिखती हूँ, तो लोग सवाल उठाते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है। तब मैं उनको कहती हूँ कि एक कवि जब लिखता है तो वो सिर्फ अपनी आप बीती नहीं लिखता, वो जग बीती लिखता है। जो कायनात में देखता है वो उसको ऑब्जर्व करता है और वो लिखता है। और आज का जो यूथ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बड़ा कंफ्यूज्ड यूथ है। जो अपब्रिंगिंग भी हम बच्चों को देते हैं वो उतनी स्वतंत्र नहीं देते, उनको एक सीमा में बांध के हम बड़ा करते हैं। तो एक दायरा उनको हमने पकड़ा दिया कि अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो पेरेंट्स की नाराजगी है, या वो अगर जीवन में कमा नहीं पाए उतना जितना पेरेंट्स ने उनको इंजीनियर बनाने के लिए खर्चा किया है, या वो जो उन्होंने ड्रीम्स उनके ऊपर थोप दिए हैं कि नहीं इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है, इसके अलावा तुम अभी इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वो एक जो रुकावट हमने बच्चों के सामने खड़ी करी है, वो चीज बच्चों को रोकती है। तो जरूरत है कि उनको एक्सप्लोर करने की। उसके लिए बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को ये सिखाना जरूरी है कि बच्चे हैं, उनमें अपना एक जो गुण होता है उसी फ्लो में उनको बहने दीजिए। वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। वो चमकता हुआ सितारा होता है, वो चमकेगा जरूर, चाहे आप उसको कितने भी तहों के नीचे दबा के रखेंगे। मुझे याद आ रहा है, एक दो पंक्तियां किसी ने कही थी कि हमारी जो जिंदगी है वो गेहूं के लिए और गुलाब के लिए इनके बीच में झूलती रहती है कि एक तरफ हमें जो पेट है गेहूं की जरूरत है, तो उस गेहूं की जरूरत के उसमें कई बार हम लोग गुलाब को सूंघना भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक जो बैलेंस हम लोगों को बनाए रखना है कि एक तरफ जहां हम लोग इंजीनियरिंग करने आए हैं, इतना जैसा आपने कहा कि माता पिता का इतना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ करना है, लेकिन साथ में जो आपकी जो दूसरी रुचियां हैं वो एक तरह से बैक सीट ले लेती हैं। तो एक संतुलन बनाए रखना उसमें जरूरी हो जाता बिल्कुल। है। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बस धन्यवाद मेरा एक भाई। सजेशन है कि आप जैसे लोग आके आके अगर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें यूथ को, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूट हम सुनते रहते हैं, ये खुल गया, वो खुल गया, ऐसा ओपन नहीं होगी, अभी इस चीज के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिले, तो जहाँ पे बच्चा अपना। तो वहां मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इंटरनेट है उसने एक अपने आप एक बहुत ही सशक्त माध्यम दे दिया है। कि पहले जो हुआ करता था, जैसे किसी को अपनी किताब प्रकाशित करनी है तो एक बहुत बड़ी एक प्रक्रिया हुआ करती थी, लेकिन अब तो किताब को प्रकाशित करना और उसको अवेलेबल कराना इंटरनेट पे बहुत सरल हो गया है।
और इसी तरह जैसे अंशु जी कह सकती हैं इसके बारे में कि अगर आप एक कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो बहुत सरल है। आप एक अपना फोन आप लीजिए, अगर अच्छा सा फोन है और अगर आप में प्रतिभा है, आप में विचार हैं, तो आप एक फोन से एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं और उसके लिए मंच जो है अवेलेबल है ऑलरेडी। बिल्कुल, तो जो मेरे ख्याल से जो इंटरनेट है और जो टेक्नोलॉजी है उसने ऑलरेडी एक मंच प्रदान कर दिया। अंशु जी आप। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, वहाँ पर हम जो वॉलंटियर्स आते हैं हमारे पास, वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ही हम बुलाते हैं। हम प्रोफेशनल लोगों को वहाँ नहीं बुलाते वॉलंटियरिंग करने के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट इंजीनियर्स ही मेरे पास आते हैं और मैं उनसे एक सवाल हमेशा पूछती हूँ जब उनका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में, कि जब तुमको फिल्मों में इंटरेस्ट है, जब तुमको लिखने में इंटरेस्ट है, तो फिर इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? और मुझे 99% ये जवाब मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है, इसलिए डिग्री करनी जरूरी है। तो यहाँ पर काउंसलिंग पेरेंट्स की होनी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। तो वो, और ऐसा प्लेटफॉर्म हमने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का क्रिएट कर रखा है जहाँ पर बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू अनूप भाई। धन्यवाद। अच्छा विक्रम भैया, हाँ विक्रम जी पूछना चाहेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए विक्रम भैया और सवाल पूछिए अपना। अनम्यूट करना पड़े, हाँ। ओके, ओके अनम्यूट हो गया जी। हाँ जी। अंशु जी, दो तीन चीजें आपसे। पहले पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं न्यू जर्सी प्रदेश का हूँ, जहाँ एक अनूप नाम का एक बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे हम छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अनूप जी के वृक्ष के नीचे उग रहे हैं हम। दूसरा बात यह है कि मैं जयपुर का हूँ और वेरी प्राउड ऑफ जयपुर, और मेरी शिक्षा सिर्फ जयपुर और राजस्थान में हुई है। मतलब जयपुर में मैंने हाई स्कूल किया और राजस्थान में पिलानी में पढ़ा। जो अनूप जी शायद अजमेर से, और उन्होंने पिलानी में पढ़ा। तो मेरी सारी शिक्षा राजस्थानी है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं गंवार आदमी हूँ, यहाँ यूएस में आके कुछ नहीं पढ़ा। तो दो तीन, एक तो सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर, मैं 1971 में जयपुर से निकल गया था, शायद आप तो वहाँ पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी हम जयपुर जाते रहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सो प्राउड दैट some young lady from Jaipur is doing such a fantastic job. तो आपको बहुत बहुत congratulations. एंड एक कुछ आपसे I have some similar likes like you. Three Idiots मेरी सबसे 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 फेवरेट फिल्म है, और उसमें इतनी चीजें सीखने को मिल, एज एन इंजीनियर स्पेशली, क्योंकि हम भी उसी तरह की शरारतें करते थे। हमें याद आ जाता है कॉलेज के दिनों में हमने काफी उसी तरह की शरारतें की थी, और हमारे कुछ दोस्त थे जो आमिर खान की तरह कैरेक्टर के तरह थे, तो बहुत ही अच्छी लगे। उसमें बहुत ही अच्छी, मतलब इतना उसमें हंसी मजाक है, उसके साथ इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है। इट्स एन अनयूजुअल फिल्म, सो आई रियली, बहुत हम दोनों की रुचि एक सी है उस बारे में। तीसरा जो हमने सिमिलर चीजें की हैं, हम जयपुर में 60s और 70s में एक अंग्रेजी का न्यूज़पेपर निकालते थे। अब मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, मेरी उम्र हो गई। लेकिन अपना सवाल आप पूछेंगे, आप जो अंशु जी से, अगर है आपके पास तो। है जी, कुछ लोग और वेट कर रहे हैं एक्चुअली, तो ओके, ऑलराइट, ओके, आई एम डन। ओके, हमने भी एक न्यूज़पेपर निकाला था, तो वो तीसरी चीज आपके साथ कॉमन है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर। आपका सवाल अंशु जी से विक्रम भैया। हाँ, दो सवाल है। वो ये कब होता है फिल्म फेस्टिवल, और दूसरा ये सिंपली जयपुर इंग्लिश में है या हिंदी में है? फिल्म फेस्टिवल हर साल जनवरी में होता है, और लेकिन इस साल 21 में हम इसको मार्च में कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक टाइम थोड़ा सा डिले करना पड़ रहा है इसको। तो मार्च में इस बार होगा 2021 में। और जो मैगजीन है वो बायलिंगुअल है, हिंदी भी है उसमें और इंग्लिश भी है। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद विक्रम भैया। और मेरे ख्याल से और कोई अगर सवाल पूछना चाहें, एक, हाँ यहाँ से आपका नाम, गो हेड, अपने आप को अनम्यूट करिए और
हाँ नीरज, हाँ हाँ प्लीज अनम्यूट एंड या अनम्यूट। हाँ नीरजा हमारे साथ में हैं। हाँ अब आप unmute। नमस्ते अनूप जी और अंशु जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। इतनी खूबसूरत बातचीत, इतनी सारी जानकारी, बहुत अच्छा लगा। और आपसे मुझे ये पूछना है अंशु जी कि बतौर लेखक जब आप कुछ लिखती हैं या लिखना चाह रही हैं तो उसके विषय क्या होते हैं? क्या आप कोई पर्टिकुलर विषय लेकर लिखना चाहती हैं या लिखती हैं, या उस वक्त जो भी मन में आता है उस पर आप लिखती हैं? नहीं, जो भी मन में आता है उस पर लिखती हूँ। और अगर कविताओं की बात करूँ तो कविता कभी 2 लाइन की भी हो जाती है मेरी, और कभी 10 लाइन तक भी चली जाती है। तो जो वो विचार होता है वो एक चाय की तरह होता है ना, कि कभी-कभी हम जब चाय बनाते हैं तो कभी 2 उबाल में उसको बंद कर देते हैं, और कभी-कभी मन करता है कि नहीं, उसे ज़्यादा उबाल देकर कुछ पिया जाए। स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तो बस उसी तरह के होते हैं कि अब वो विचार किस तरह का है, क्या ऑब्जर्वेशन मैं कर पाई उस वक्त, उसी तरह से मैं उसको अपने लेखन में लेती हूँ। जी। और किस तरह का लेखन आप ज्यादा पसंद करती हैं? कहानियां लिखना या कुछ छोटी कहानियां लिखना, या जैसे मराठी में हम कादम्बरी कहते हैं, उसे लिखना, उपन्यास लिखना? आपकी पर्सनल पसंदीदा क्या है? कौन सी विधा है? कहानियां मैंने लिखी है, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखती मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से मैं यंग यूथ को देखती हूँ, समय उनके पास कम होता है, और कम कम शब्दों में बड़ी बात समझने की कोशिश जो करवाना मैं चाहती हूँ, बस उसी विधा पे मैं अभी काम करती हूँ। तो 2 लाइनर्स, 4 लाइनर्स या 8-10 लाइन में अपनी कविता कह जाना। और अगर कहानी लिखती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 2 पेज या 3 पेज की कहानी लिख जाती हूँ। हाँ, उपन्यास लिखने का मन है मेरा, कब पूरा कर पाऊंगी वो मैंने अभी सोचा नहीं है, और उसका विषय भी अभी मेरे जहन में कोई ऐसा आया नहीं है कि इतना विस्तृत लेखन में किस विषय पे करूं। तो अभी तो जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन जीवन से जुड़े हैं, वो किसी के काम आ सके, किसी की इंस्पिरेशन बन सके, चाहे वो प्रेम की बात हो, चाहे वो जीवन में कुछ सीखने की बात हो, या चाहे दर्द की बात हो, तो बस उसी चीज से कनेक्ट करती हूँ अपने आप को। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। हम इंतजार करेंगे आपके उपन्यास का। और आपने इंस्पिरेशन की बात की, तो एक इंस्पिरेशन तो आप दोनों ने मुझे दे दिया, अमृता प्रीतम और मीरा। इस पर अब मैं कुछ करना चाहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। अनूप जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नीरजा। नीरजा का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, पुणे से हमारे साथ जुड़ी हैं, और अभी हम लोगों ने जो पिछले महीने विश्व रंग कार्यक्रम किया था, उत्सव किया था, उसमें नीरजा का बहुत योगदान रहा, और धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू। तो चलिए, अब हमारे पास सवाल शायद खत्म हो गए हैं। एक्चुअली दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी जयपुर से। अंशु जी आप जानती ही हैं उनको, जी। तो वो शायद देर से जुड़े हैं। दुर्गा प्रसाद जी, आपका स्वागत है। और अगर, हाँ दुर्गा प्रसाद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप थोड़ा देर से आए, और तो मेरे ख्याल से अब हम लोग एक बार आपकी कविताओं की तरफ चलते हैं अंशु जी, और उसके बाद अगर फिर सवाल हुए तो हम लोग फिर से आप आएंगे। लेकिन मैं आपकी जो कुछ कविताएं मैं जो पढ़ रहा था, और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कविताओं में एक जो सरलता है, सहजता है, और किसी विशेष विधा में आपने नहीं लिखा है, मुक्त छंद में, लेकिन उसकी जो जो कुछ बातें जो छूती हैं, उसमें मुझे आपकी एक कविता विशेष रूप से याद आ रही है कि बहुत बरसों से एक नियम मैं हर दिन निभाती हूँ, हर दिन नियत समय पर मैं तुमसे मिलने आती हूँ। तो वो मैं चाहूंगा कि वो आप विशेष रूप से हमें सुनाएं, और उसके अलावा आप जो भी सुनाना चाहें, जितने भी समय आप सुनाना चाहें, मंच आपका है, स्वागत है आपका।
जी, बहुत धन्यवाद। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी अपनी ही कविता, क्योंकि इसमें जो मेरे भाव हैं, जिस तरह से मैं नियत समय पर एक मंदिर जाने का जो नियम होता है, उस भाव को मैंने यहाँ प्रकट करने की कोशिश करी है। तो बस उसी भाव को आप सब भी अपने ज़हन में रखिए कि हम अपने ईश्वर से जब मिलने जाते हैं, जब मंदिर जाते हैं, कोई नियम निभाते हैं, उस नियम की बात इसमें है। तो आप सभी के समक्ष मेरी कविता स्वागत है। कि बहुत बरसों से एक नियम में हर दिन निभाती हूँ, हर दिन नियत समय पर मैं तुमसे मिलने आती हूँ। तुम देखो ना देखो मुझे, तुम सुनो या ना सुनो मुझे, लेकिन मैं वादे की पक्की हूँ, अपना वादा निभाती हूँ। हर दिन नियत समय पर मैं तुमसे मिलने आती हूँ। जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, वो हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम तो उन्हें देखते हैं। बस यही भाव को मैंने प्रकट किया है। बहुत सुंदर। जो पीड़ा की ज्वाला होती है, वो भाव रूप हो जाती है। जो पीड़ा की ज्वाला होती है, वो भाव रूप हो जाती है। इसीलिए तुमसे मुलाकात का मैं कोई पल नहीं ठुकराती हूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं उस पल को सहेज लेना चाहती हूँ। बहुत अच्छे। इसलिए तुमसे मुलाकात का मैं कोई पल नहीं ठुकराती हूँ। हर दिन नियत समय पर मैं तुमसे मिलने आती हूँ। अब किसी की जरूरत नहीं, बस तुम साथ हो। अब किसी की जरूरत नहीं, बस जब तुम साथ हो। इस एहसास के अदृश्य साथ को मैं जिए जाती हूँ। इसीलिए सिर्फ हर दिन मैं तुमसे मिलने आती हूँ। तुम इंतजार करो या ना करो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखकर खुशी जाहिर करो या ना करो, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भाव भी तुम्ही ने सिखाया है, हम भाव भी तुम्ही ने सिखाया है। अब वही मी राह। माझा व्हिडिओ बंद केलाय त्यामुळे. अंशु जी, मैं सबको म्यूट करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी जी, धन्यवाद। तुम इंतजार करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखकर खुशी जाहिर करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब आप अनम्यूट हैं। जी। तो तुम इंतजार करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखकर खुशी जाहिर करो ना करो, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे। समभाव भी तुम्ही ने सिखाया है। जो मूर्ति होती है प्रभु की, वो एक भाव में रहती है, उसमें ना कभी खुशी दिखती है ना कभी क्रोध दिखता है, एक समभाव दिखता है। तो वही समभाव जीवन में भी होना चाहिए, यही प्रेरणा ईश्वर से ली है। तो जो समभाव भी तो तुमने ही सिखाया है, बस अब वही राह जीवन की जिए जाना चाहती हूँ। सिर्फ इसीलिए मैं तुमसे हर दिन नियत समय पर मिलने आती हूँ। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कई स्तरों पर ये कविता छूती है। एक एक प्रणय कविता कह लीजिए, लेकिन एक उससे बढ़कर कहीं एक सूफियाना जो अंदाज है इसमें, वो जी। मन को छूता है कि बहुत बहुत अच्छे। कुछ और अंशु जी, अब आपकी पसंद की, ये तो आपने मेरी पसंद से सुनाई, कुछ अपनी पसंद की कविताएं और सुनना चाहेंगे आपसे? जी, एक कविता है, वो भी इसी भाव को आप मान के चलिए कि कोई जीवन में जब आया तो कैसा भाव मन में आता है। इसे आप प्रेम भी मान सकते हैं, इसे एक ईश्वर की आस्था भी मान सकते हैं। जी। तो उसी की तर्ज पर एक कविता है। मेरे जीवन में तुम आए क्योंकि तुम जानते थे मुश्किलों को आना था। मेरे जीवन में तुम आए क्योंकि रिश्ता पुराना था और तुम्हें मेरा साथ निभाना था। मेरे जीवन में तुम आए क्योंकि भटक गया था मैं अपने रास्ते से और तुम्हें मुझे फिर से रास्ते पे लाना था। क्या बात है। मेरे जीवन में तुम आए क्योंकि मेरे सफर में थोड़ा अंधेरा था और तुम्हें उस राह पर दीप जलाना था। मेरे जीवन में तुम आए क्योंकि मुझे मेरे जीवन से कई सवाल थे और तुम्हें हर सवाल का जवाब मुझे सुझाना था। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें हर सवाल का जवाब मुझे सुझाना था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
हमारे पास और समय है, आप सुनाना चाहें तो अंशु जी। जी, इस बीच अगर किसी के जहन में कोई सवाल आता है तो वो फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, और तब तक मैं अपनी तो अगर इजाजत हो तो मुझे एक अपनी छोटी सी कविता याद आ रही है, आपकी ही जमीन पर, जिसमें आपने कहा कि जो बात एक प्रणय कविता भी हो सकती है और अपने आराध्य से भी हो सकती है। जी, तो अगर इजाजत हो तो मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना बिल्कुल चाहूंगा। स्वागत है। मैंने कहा था कि सुनो तुम जानती हो, मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है। सुनो तुम जानती हो, मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है। फिर बता सकोगी मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। तो बहुत ये भी आपकी आपकी जमीन पर मुझे याद आई कविता। बहुत सुंदर। तो चलिए एक बार फिर से हम मंच अपने श्रोताओं को सौंपते हैं। दुर्गा प्रसाद जी हमारे बीच में हैं जयपुर से। अंशु जी को भी जानते हैं, अंशु जी के साथ पारिवारिक संबंध हैं। तो अगर दुर्गा प्रसाद जी कुछ पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करना होगा आपको दुर्गा प्रसाद जी। चलिए वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं या चलिए। जी नमस्ते। हाँ नमस्कार दुर्गा प्रसाद जी, स्वागत है आपका। अंशु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप इतनी सारी चीजों के बीच तालमेल कैसे बिठा पाती हैं। ये गुत्थी अगर आप सुलझा दें तो हम में से बहुत सारे लोगों का भला होगा। तो अगर नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है ये कि इतनी नावों के बीच में और आप निजी रूप से कैसे रह जानता पाती हूं, हैं। मैं निजी रूप से जानता हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि ये एक साथ कितने सारे काम करती हैं, तो ये जी, कैसे संभव कर पाती हैं, मैं वाकई ये जानना चाह रहा हूं। इतनी इतनी नावों के बीच में कैसे बिल्कुल। संतुलन। इतनी नावों के बीच में तो सर सबसे पहले तो सभी बड़ों का आशीर्वाद है कि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। और अब जब आपने नाव की बात की है तो कहते हैं ना कि नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर अभी आप संभाले। तो बस ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट रहता है, बच्चे भी बड़े हैं, उनका भी सहयोग रहता है। और इसीलिए कर पाती हूँ, क्योंकि जब सोच लिया कि करना है तो उनसे भी समय मांग लिया कि मुझे ये काम करने हैं जीवन में, तो वो भी सहयोग करते हैं, पूरा परिवार सहयोग करता है, और अपने काम को इसी तरह किए जाती हूँ। चलिए, नहीं बहुत कठिन काम है ये कि परिवार को बनाए रखना और इतनी विविध विधाओं में अपने आप को जोड़े रखना एक बहुत ही। बिल्कुल, ये जो समय अभी आया है 2020 का, हालांकि बहुत कठिन समय है, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि शायद सुकून भी मिला है मेरे जैसे लोगों को इस समय में, कि व्यापारिक दृष्टि से है ऊपर नीचे समय, लेकिन जो घर में रहते हुए जो जिस तरह से काम भी हो रहे हैं, जिस तरह से परिवार के साथ भी रहा जा रहा है, जो ऑनलाइन हमारे दुनिया में एक जी, न्यू नॉर्मल हो गया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल को मैं एक बेहतरीन साल के रूप में देखती हूँ। जो पॉजिटिव शायद देखने की आदत है मेरी, इसीलिए देख पाती हूँ। तो ये नहीं सब। वो अपने अंदर झांकने का अवसर दिया है इस समय ने, एक तरह से मैं कहूँगा कि और सबसे अच्छी बात इस साल की ये रही, हाँ मैं ये चीज आप सभी लोगों से शेयर जरूर करना चाहूंगी, कि जो भी हम 2020 को मैं देखती रहती हूँ, सब लोग पोस्टते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी कि कैसा साल है, इस साल को हटा देना चाहिए हमारे जीवन से। लेकिन ये साल जो हमें सिखाने के लिए आया है, इस साल में एक किताब पे मैंने काम किया जो कि पंडित विजय शंकर मेहता की किताब है, कोरोना जंग की सप्तपदी। तो कोरोना के समय का आध्यात्मिक विश्लेषण किया है उसमें, तो उसका संपादन मैंने किया है।
तो वो मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा काम इस समय में मेरी खुद की सीख बना। तो एक जो पॉजिटिव सोचती थी उसको एक और ठोस आधार मिल गया। और मेरे ख्याल से दुर्गा प्रसाद जी ने वो किताब पढ़ी है और उनके पास है, तो वो इस कुछ अगर थोड़ी सी वो जानकारी देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दुर्गा प्रसाद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे उस किताब के बारे में, जैसा कि अंशु जी ने कहा? आप फिर से म्यूट हो गए हैं। जी जी हाँ। उस किताब को मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अंशु जी इतनी दुनियावी चीजों में व्यस्त रहते हुए भी इस दुनिया के पार किस तरह से उस किताब में देख रही हैं। तो ये एक साथ ही जैसे दो नावों की सवारी है कि आप भौतिक भी हैं और भौतिक होते हुए भी आध्यात्मिक भी उसी ईमानदारी के साथ हैं। तो वो किताब वाकई मुझे चमत्कृत कर रही है और ये मेरे सामने भी इनसे लंबा परिचय और आत्मीयता मेरी है, लेकिन इनके व्यक्तित्व का एक नया आयाम वो किताब मेरे सामने खोल रही है और मैं वाकई अभिभूत हूँ उस किताब में इनके व्यक्तित्व के उस नए रूप को देखकर। उस किताब पर मैं विस्तार से लिखने की तैयारी में हूँ, इसलिए अभी बहुत सारे पत्ते अपने नहीं खोलूंगा, लेकिन अभी इतना ही कि वो किताब मुझे चमत्कृत कर रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस छोटी सी लड़की अंशु ने वो किताब लिखी है। चलिए चलिए, बहुत हम धन्यवाद सर। बिल्कुल जो आपने बात कही कि इस भौतिक संसार में रहते हुए तो एक मेरी पसंद का एक भजन है, उसकी एक पंक्ति मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। वाह वाह। तो बस उसी उसी भाव को आत्मसात किए जाती हूँ। वो किताब भी मैं दिखा दूं, किताब मेरे पास ही है। चलिए, तो ये प्रकाशित हो चुकी है अंशु जी, राइट? जी जी। बिल्कुल तो जी जी। हम जी जी। ये तो मंजुल प्रकाशन भोपाल से प्रकाशित हुई है और बहुत उत्कृष्ट प्रकाशन है। जी। तो मैं इस किताब के बारे में जो जानकारी है मैं आपसे ले लूंगा, और हमारे श्रोता अगर इसके बारे में जानकारी चाहें तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उन्हें दे दूंगा उसको। मंजुल प्रकाशन भोपाल। धन्यवाद। तो अंशु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब हमारा समय थोड़ा समाप्त होने जा रहा है। तो लेकिन अगर आप कुछ जोड़ना चाहें या हमारे श्रोता कुछ दर्शक हमसे आपसे कुछ पूछना चाहें तो उनका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप अंत में अपनी कविता से उसको समाप्त करना चाहें तो उसका भी स्वागत है। जी बिल्कुल। मैं एक कविता नहीं कह सकते, कुछ भाव है, कुछ पंक्तियां हैं जो कि हम अपने दोस्तों से या अपने लाइफ पार्टनर से, जो जीवन साथी है हमारे, हम उनसे जो बात करते हैं उन भावों को कुछ प्रकट करती है। छोटी छोटी 4-5 पंक्तियां हैं अलग अलग तरह की, वो मैं आप सभी लोगों से शेयर करती हूँ। आप सभी स्वागत कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पाएंगे अपने जीवन में। स्वागत स्वागत है। तुम उम्र की झलक दिखलाती हुई सफेद चांदी को एक रंग में रंग देते हो। तुम उम्र की झलक दिखलाती हुई सफेद चांदी को एक रंग में रंग देते हो, और मेरे बालों पे आई हुई चांदी मुझे चमकती हुई सुहाती है। तुम्हारा और मेरी उम्र का फासला काफी लंबा है। ये जब एक उम्र आने के बाद जब बाल डाई करने और सफेद बाल रखने की बात आती है, उस भाव को अभिव्यक्त किया गया है। बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और मैं खुद को बहुत समझदार समझती हूँ, और तुम भी तो अपनी नादानियां कहाँ स्वीकार कर पाते हो। ये एक नोकझोंक की बात है कि मैं जी खुद को बहुत समझदार समझती हूँ और तुम भी तो अपनी नादानियां कहाँ स्वीकार करते हो। मुस्कुराहट आ जाती है ये देखकर। तुम्हारा और मेरी उम्र का फासला काफी लंबा है। तुम्हारी जिद को झुकना पसंद नहीं, और मेरी जिद डरती है तुमसे। तुम्हारी बहुत जिद को झुकना पसंद नहीं और मेरी जिद डरती है तुमसे। तुम मानते हो इस बात को कि तुम्हारा और मेरी उम्र का
फासला काफी लंबा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये आपको किसने कहा कि ये कविता नहीं है? बहुत सारे पद मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं जो एक नोक-झोंक के तौर पे या एक बातचीत के तौर पे जिस तरह से होते हैं। और एक इसी इसी समय की एक और चीज है कि जितनी बूढ़ी नानी के चेहरे की झुर्रियां हैं, जितनी बूढ़ी नानी के चेहरे की झुर्रियां हैं, उतनी ही मैं तुम्हारी फिक्र किए जाती हूँ। वाह, पता भी वाह! नहीं होगा तुम्हें, पता भी नहीं होगा तुम्हें कि तुम्हारे हर दर्द की दवा मैं दुआ को बनाती हूँ। सच ही कहते हो तुम, तुम्हारा और मेरी उम्र का फासला काफी लंबा है। तुम्हारा और मेरी उम्र का फासला काफी लंबा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से हर अच्छी चीज़ का अंत होता है, तो अब हम लोग उस सीमा पर पहुंच रहे हैं। आपसे एक बहुत ही आत्मीय बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभा खेतान फाउंडेशन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। संदीप भुटोरिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम आपको अपने यहाँ न्यूयॉर्क और आसपास के श्रोताओं तक पहुँचा सकें। सभी जुड़ने वालों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और अ, इसके साथ ही हम लोग आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। और रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से रुक चुकी है। अब हम लोग कुछ मिनट के लिए बिल्कुल अनौपचारिक तरह से बिल्कुल बातचीत हम लोग कर सकते हैं। औपचारिक सत्र समाप्त होता है। बिल्कुल औपचारिक सत्र अगर समाप्त होने से पहले मैं अपनी भावनाएं प्रभा खेतान फाउंडेशन और स्पेशली प्रभा जी, खेतान जी के लिए रखना चाहूंगी कि जो हमने मीरा की बात करी, जो हमने अमृता की बात करी और एक मारवाड़ी परिवेश की वो भी बेटी थी, उनकी अगर हम बात करें तो वो भी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लेडी हमारे जीवन में रही है। उनकी जो किताबें हैं, उनका जो प्रभा साहित्य, जी, 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 वो बहुत इंस्पायर करता है और कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि मारवाड़ी बेटियां, मारवाड़ी बहुएं भी जीवन में बहुत आगे जाती हैं। और ये जो मंच उनके जाने के बाद संदीप जी ने बनाया है राइटर्स के लिए, ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि उस किरदार को वो बहुत आगे तक ले जा रहे हैं और उस किरदार के माध्यम से बहुत सारे किरदार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हम लोगों ने भी ये करीब ये चौथा या पांचवा सत्र है यहाँ पे कलम सीरीज का, जो हम लोगों ने न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हम लोगों ने शुरू किया। और बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ जब हम मिट्टी से दूर हो रहे होते हैं तो एक जुड़ने की चाह होती है हमें, अपने आप को अपनी जड़ों से बनाए रखने के लिए। जी और निश्चित रूप से ये जो कलम सीरीज है, और अभी तो हम लोग आभासी दुनिया में मिल रहे हैं, लेकिन आशा है कि स्थितियां बेहतर होंगी और आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा हमें। जी बिल्कुल। तो अम, और सभी जुड़ने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अम, तो बिल्कुल, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस सत्र के लिए समय निकाला और हमसे जुड़े। तो एक नए लोगों से मिलने में, नई बात करने में हमेशा ही अच्छा लगता है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। आपको और आपके शहर जयपुर को सलाम, नमस्कार। और थैंक फिर यू। मिलते हैं। जी, धन्यवाद थैंक सभी यू। का।